गुड इवनिंग। मैं दीपेश कुमार और आपके पीछे ये लगा भी होगा स्क्रीन GKGS बाई दीपेश के नाम से, ठीक है। तो एक्चुअली डुमराव के क्षेत्र से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप यहाँ सबखाना रोड में आ सकते हैं और सबखाना रोड में हमारी संस्थान का नाम है DCC, ठीक है, डुमराव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। एक्चुअली हम लोग का जो सीरीज चल रहा है उसका नाम ही है डेली होमवर्क सीरीज, ठीक है। और सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं सीरीज नंबर 7 तक। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जीके की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मुझे आकर भी ना देखें तो काम चल जाएगा, लेकिन आप इस सीरीज को जाकर कम से कम देख लें, ठीक है। उस सीरीज में ये क्वेश्चन कराए जाते हैं जैसे कि बिहार दुर्गा का लेवल हो, BSSC का लेवल हो, ठीक है। तो ये सारे लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं और बाकी जो भी है वो डिस्कशन है, तो डिस्कशन पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब सीरीज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है पहला नंबर, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो भी ये सीरीज चल रहा है इस सीरीज के माध्यम से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के सारे सेक्टर कंप्लीट कराए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ क्या चीज़, ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके पीछे जो भी डिस्कशन जाएगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा, काफ़ी लाजवाब होगा, ठीक है। चलिए आते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाली जब भारत में आते हैं तो बहुत सारे क्षेत्रों में जाना ये लोग पसंद करते हैं, लेकिन कोची यानी कि जो केरल का क्षेत्र था वहां से राजधानी उठाकर ये लोग लेकर चले गए कहाँ पर, गोवा में, ठीक है। तो ये काम करने वाले व्यक्ति का नाम था नीनो डी कुना, ठीक है, नीनो डी कुना। ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं देखिएगा, ये हमारा डिस्कशन है कि पुर्तगालियों से संबंधित वर्ष, ये हमारा छोटा सा हेडिंग होगा, ठीक है। यानी कि पुर्तगाली करते क्या है, किन किन सालों में उनकी क्या क्या उपलब्धियां रहती है, इस सारे का जो भी बायोडाटा है हम इस वाले में इस डिस्कशन में देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला दिखेगा कि 1505 में, ठीक है, ये सबसे पहला वर्ष है 1505 का। इसमें ये लोग करते क्या है कि सेंट एंसोला फोर्ट की स्थापना करते हैं। इतना क्लियर है। तो ये मैं सिर्फ अभी एक साल बताया, ठीक। उसके बाद ये देखिए 1510 में इन्होंने क्या किया है, गोवा को जीता। लेकिन फिर मैं कहूंगा 1530, तो इसमें ये क्या किया है कि गोवा को राजधानी बनाया। इतना क्लियर है। अभी तक हमने 3 वर्ष देखे हैं। 3 वर्ष में हमने क्या क्या देख लिया बाबू, हमने देखा 1505 सेंट एंजोला फोर्ट की स्थापना, 1510 गोवा को इसने जीत लिया, 1530 गोवा को राजधानी बनाया। लेकिन पिछले के डिस्कशन में ये भी हो चुका है कि गोवा को जीतने वाला तो पुर्तगाली था, लेकिन हारने वाला कौन था, आखिर किस व्यक्ति से इन्होंने जीता, ठीक है। तो ये चीज हमने पहले भी बता दिया है, ठीक है। बीजापुर के एक शासक है यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट आते हैं 1530 में इसने क्या किया है, गोवा को राजधानी बनाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे एक सवाल और भी कि जीतने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इतना क्लियर है। ये जीतने वाला है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, लेकिन राजधानी बनाने वाला व्यक्ति, यही तो सवाल है कि किसने राजधानी बनाया, तो राजधानी बनाया किसने, नीनो डी कुना। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक। आगे क्या है
हमने 3 वर्ष देखे, हमने देखा 1505, हमने देखा 1510, हमने देखा क्या चीज 1530। क्लियर? अब देखिएगा हारमोन्स पर ऐसे लिखेगा कि 1515 में हारमोन्स को जीता। इतना क्लियर है? 1515 में हारमोन्स को जीता, लेकिन 1500 नहीं, ये शायद हो जाएगा 1622 में हारमोन्स को खो दिया। इतना क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमने साल देखे कब से 1505 फोर्ट की स्थापना होती है, एंजोला फोर्ट की स्थापना होती है। 1510 गोवा को जीत लेते हैं, 1530 गोवा को राजधानी बना लेते हैं, 1515 हारमोन्स को जीत लेते हैं और 1622 में हारमोन्स को खो देते हैं। लेकिन आप एक्चुअली याद कीजिएगा कि 1622 जो है वो 22 से वो बाय बाय कर देते हैं। किसको बाय बाय करते हैं? हारमोन्स को बाय करते हैं। ठीक है, इसलिए हारमोन्स को बाय किया, 22 किया। ठीक है, ऐसे कुछ हम लोग याद कर लेंगे। चलिए, इतना क्लियर है? अभी और भी आते हैं। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। सिंपल सा सवाल बनेगा कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1556 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। ठीक है, 1556। उसके बाद लिखेगा 1560 में धार्मिक न्यायालय, और वो भी कैसा बाबू? तो ईसाई धर्म का न्यायालय स्थापित हुआ। क्लियर है? तो इतने सारे डिस्कशन में इतने सारे सवाल हम लोगों ने देखे। ठीक है, एक बार फिर से 1505, 1510, 1530, 1510 में गोवा को जीता गया है, 30 में राजधानी बनाया गया है, 1515 में हारमोन्स को जीता गया है और 1622 में बाय कर दिया गया है, यानी कि हारमोन्स को खो दिया गया। नेक्स्ट में हमने बोला है, नेक्स्ट ये है कि 1515 में हारमोन्स को लाया, 1622 में खो दिया, 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई और 1560 में धार्मिक न्यायालय की स्थापना हुई। और धार्मिक न्यायालय का जो स्थापना हुआ है बाबू, ये काफी बेजोड़ था कि अगर आप कोई कांड किए हैं, कोई गलत काम किए हैं, अगर आप इस न्यायालय में जाते हैं, अगर आप धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका सारा गलत काम को सही ठहरा दिया जाता था। ठीक है, इससे उनकी संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। लेकिन मैं एक इंसान की बात करना चाहता हूँ, अल्बुकर्क को एक्चुअली वास्तविक संस्थापक माना गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पहला पुर्तगाली व्यक्ति जिसने ये बोला कि तुम भारतीय नारियों से शादी कर लो और जनसंख्या को यहाँ पर बढ़ाना चालू करो। ठीक है, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक की संज्ञा भी दिया गया है। ठीक, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अभी तक हम लोग यहाँ पर है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भारत में तंबाकू का प्रचलन शुरू किया गया। अब इसमें बहुत सारे यूरोपियन हैं, तो शुरू किसके द्वारा किया गया? ठीक है, शुरू किया गया किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में बताया कि जब पुर्तगाली भारत आए तो वो अपना खाली हाथ लेकर नहीं आना चाह रहे थे, तो वैसे में उन्होंने क्या लाया? तंबाकू। और यहाँ के जितने सारे रजवाड़े घराने थे वो तंबाकू से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, क्योंकि उन्हें वो चीज़ मिल रही थी जो शायद भारत में ना हो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। तंबाकू लाने का प्रचलन काम किया, शुरू किया किसने? पुर्तगाली। तो क्या सिर्फ इसने तंबाकू लाया? नहीं, देख लीजिए क्या क्या लाया है। तो पुर्तगालियों द्वारा
पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू प्रिंटिंग प्रेस, काजू, आलू, टमाटर भारत में लाए गए। क्लियर है? इतनी सारी चीजें लाई गई थी। और मैंने अभी बताया कि प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में आई, स्थापित हुई, जो समय था कब का था, 1556 का था। क्लियर है? चलिए और एक बात, अभी तो एक चीज छूट रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आम। ठीक है, कहीं ना कहीं आम की भी एक प्रजाति है अल्फांसो। क्लियर है? यानी कि आम भी लाया गया था किसके द्वारा, तो कुछ ज्यादा किसके द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक हमारा हेडिंग बनेगा विभिन्न देशों के यात्रियों द्वारा खोजे गए स्थल। इतना क्लियर है? अभी जो हमारा टॉपिक चलने वाला है उसमें मैं बताने वाला हूँ क्या चीज, कि विभिन्न देशों के यात्री, यानी कि विभिन्न देश से यात्री निकल कर आते हैं और गलत या सही किसी भी तरीके से एक स्थल की खोज कर डालते हैं। जैसे सवाल पूछता है कि भारत की खोज किसने की, सब कोई लगाएंगे वास्को डी गामा। अमेरिका की खोज किसने की, सब कोई कहेगा कोलंबस। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि श्रीलंका की खोज किसने की, कुछ लोग फंसेंगे। अगर मैं पूछूंगा ब्राजील की खोज किसने की, फिर भी कुछ लोग फंसेंगे। ठीक है, तो वैसे में ये फसम वाला खेल ना हो, इसलिए मैं ये डील करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहला देख लीजिएगा, एक समय है 1487। ठीक है, 1487। तो इसमें आने वाला जो व्यक्ति है वो है बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, ये व्यक्ति है जो आते हैं तब 1487 में। ठीक, और ये खोज लेते हैं। तो क्या क्या खोजे बाबू, तो ये खोजे हैं आशा की अंतरिक्ष। सवाल बनेगा, आशा की अंतरिक्ष खोजा किसने, बार्थोलोमियो डियाज। कब खोजा, 1487 में। कहाँ खोजा, तो आशा की अंतरिक्ष। इसी को हम लोग बोलते हैं कीप अ गुड होप। आपको पता होना चाहिए कि ये अफ्रीका का क्षेत्र है, ये मेडागास्कर है, और आशा की अंतरिक्ष जो है वो बिल्कुल यही बिंदु है। इसी को बोला गया है कीप ऑफ गुड होप, आशा की अंतरिक्ष। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, ये आपको अफ्रीका में मिल जाएगा, अफ्रीका वाले मैप पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर मैप का 76। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 1487 के बाद आता है 1498। तो 1498 में एक व्यक्ति आ रहे हैं, कौन, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा ने खोज कर दी किस चीज की, तो भारत। इतना क्लियर है? उसके बाद आते हैं 1498 के बाद आता है 1500 में है अल्वारिस कैब्राल, और इसने खोज कर दी कहाँ की, ब्राजील की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 1505। तो 1505 में जो आने वाला व्यक्ति है वो है अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा ने भी काफी अच्छी चीज की खोज की है। ठीक है, अल्मोड़ा ने भी काफी अच्छी चीज की खोज की है, और वो है क्या चीज, श्रीलंका। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा।
1487 में बार्थोलोम्यू डियाज, और ये ढूंढ लेता है आशा की अंतरिक्ष। 1498 में वास्को डी गामा ढूंढ लिया क्या चीज? भारत। 1500 में अल्वारिस कैब्राल ढूंढ लिया क्या चीज? ब्राजील। 1505 में अल्मोड़ा ढूंढ लिया क्या चीज? श्रीलंका। क्या इतना ही है? क्या इतना ही है? तो अभी इतना नहीं है, इससे काफी ज्यादा आगे। ठीक, आते हैं 1642। ठीक है, तो 1642 में तस्मान आता है, तस्मान, और ये ढूंढ लेते हैं किस चीज को? तो न्यूजीलैंड। ये ढूंढ ले किस चीज को? न्यूजीलैंड को। इतना क्लियर है? फिर नेक्स्ट आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1642 के बाद का समय है 1770 का, और ये है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ये खोज करते हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं 1492, ऊपर ही लिखना चाहिए था 1492, और ये व्यक्ति है कोलंबस, और कोलंबस ने खोज की किसकी? अमेरिका। इतना क्लियर हो गया? हम लोग का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है कि विभिन्न देश से यात्री आते हैं और कुछ स्थलों की खोज करते हैं। तो वैसे में सबसे पहला जो जगह है, साल है 1487, बार्थोलोम्यू डियाज, और खोज लिए क्या चीज? आशा की अंतरिक्ष। 1498 में कौन है? वास्को डी गामा, उन्होंने खोज किया है किसका? तो भारत का। 1500 में अल्वारिस कैब्राल, और उन्होंने खोज किया है किसका? ब्राजील का। इसी में देखिएगा ये वाली शब्द, ये वाली शब्द। ठीक, 1505 में अल्मोड़ा ने खोज लिया क्या चीज? श्रीलंका। 1442 में तस्मान ने खोज लिया क्या चीज? न्यूजीलैंड। 1770 में कैप्टन कुक ने ढूंढ लिया क्या चीज? ऑस्ट्रेलिया। और 1492 में कोलंबस, अमेरिका। सिंपल सा सवाल बनेगा, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कब की गई? 1492 में। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन कुक ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज कब की गई? 1770 में। तो इस टाइप के सवाल आपके बनते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहा है कि भारत की या भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ठीक है, सवाल काफी पेचीदा है, और ये सवाल आपको यूं घुमाएगा, आपको क्या लगेगा? ठीक है, ऐसा जब भी आता है समुद्री मार्ग की खोज, तो हम लोग लगाते हैं बार्थोलोम्यू डियाज, लेकिन ऐसा ही इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इसने शब्द लगा दिया भारत की, ठीक है, तो भारत में समुद्र के रास्ते आने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। क्लियर है? देखिएगा, भारत तक समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग खोजा। किसने खोजा बाबू? वास्को डी गामा। आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार लिखवा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कब? 17 मई 1498। 17 मई 1498। बहुत लोगों को याद होगा क्या चीज? कालीकट। लेकिन 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 सिर्फ आपको याद होगा कालीकट का भी प्रॉपर कौन सा बंदर है? कोई बताएंगे? कोई बताएंगे? कपक डांग। ये इस बंदरगाह का प्रॉपर नाम था। ये पूरे जगह का, जिला का नाम था कालीकट। ठीक है, पूरे जगह का नाम था, लेकिन प्रॉपर उस बंदरगाह का नाम क्या था? कपक डांग। ये चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी में पहला पुर्तगाली जो भारत की तरफ ना आकर और गलती से कहीं और पहुंच गया था, इंडोनेशिया। ठीक है, ये व्यक्ति गलत तरीके से आया तो सही, लेकिन भारत आना चाहिए था और पहुंच गया कहां पर? इंडोनेशिया। वही है अल्वारिस
कैब्राल। लेकिन अगर ये सही तरीके से भारत पहुंचे होते तो इन्हीं को कहा गया होता भारत की खोज की। क्लियर है? अल्वारेज कैब्राल। आपको पता होना चाहिए कि अल्वारेज कैब्राल जो है वो ढूंढ चुके हैं क्या चीज? ब्राजील। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बहुत सारी चीजें पहले भी हो चुकी है। ठीक है, चलिए आते हैं। ये सवाल ऐसा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्चुअली अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता है। सवाल कह रहा है कि हिमालय पर्वत किस राज्य के हिस्सा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो सिंपल सा ये सवाल देखेंगे कैसे है कि हिमालय पर्वत जो है किस किस राज्य में फैला है। तो हिमाचल प्रदेश में फैला है, उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में है, जबकि उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर यहाँ पर उत्तराखंड हो जाता, हाँ ठीक, उत्तराखंड तो है, तो वैसे में हिमालय जो है वहाँ पर फैला है। हिमालय से बहुत सारे रोचक तथ्य हमने आपको बता दिया था। ठीक, आगे लेकिन बढ़ते हैं, हिमालय के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, हिमालय के बारे में देख लेते हैं। हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, विभाजित किया गया है। सबसे पहला था बाबू कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेट हिमालय, उसके बाद लघु या मध्य हिमालय, और उसके बाद सबसे बाह्य हिमालय जिसको हम लोग बोल दिए हैं क्या चीज? शिवालिक। और शिवालिक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय यही नहीं बोलते हैं, इसको और भी एक नाम दिया गया है, गिरिपाद हिमालय। गिरिपाद हिमालय। ठीक है, चलिए गिरिपाद हिमालय। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, इसी माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर। वैसे बहुत सारी चोटियां हैं, जैसे मैं कहूँ K2 या गार्डविन, आस्टिन की ऊंचाई तो इसका हो जाएगा 8611 मीटर। 8611 मीटर। ठीक, फिर अगर मैं कहूँ K2 के बाद कंचनजंगा, तो इनकी ऊंचाई जो हो जाएगी, ठीक है, इनकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगा कितना? 85-98 मीटर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर क्या है कि मैंने आपको पहले भी डिस्कशन में कुछ बताया है। ठीक, कि एक होता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी और एक है भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर है? तो जब भारत की सबसे ऊंची चोटी होगा ना तो गार्डविन आस्टिन, लेकिन जब भारत में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। मैं इसको फिर से रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो क्या हो जाएगा बाबू? K2। और ये कहाँ है? तो काराकोरम में, काराकोरम। ठीक, लेकिन अब सवाल थोड़ा सा घूम जाएगा। क्या घूमेगा? कि भारत में सबसे ऊंची चोटी तब हो जाएगा क्या चीज? कंचनजंगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अपने सवाल के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है?
आपको भी पता है माउंटेन डिस्क ऊंचाई कितनी है 8,850, लेकिन अगर ऑप्शन में 8,850 नहीं लिखा होता, 8,850 अगर नहीं लिखा होता तो लिखा रहेगा 8,848, 8,848, ठीक है 848, ये दोनों माने, ये दोनों माने। इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सा पर्वत शिखर सबसे पूर्व में है। बहुत अच्छा सवाल, सबसे पूर्व में। ठीक, मैंने आपको कल एक चीज बताया था, एक कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट ये है कि ये अगर ये भारत का नक्शा ऐसे हुआ, ठीक है, ये भारत का नक्शा ऐसे हुआ, ठीक, भारत का नक्शा अगर ऐसे है तो इसमें जो हमारा हिमालय है ना वो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे फैला है। ठीक, तो कल की बातों को आप याद करें कि अगर ये पूछेगा कि तिब्बत की तरफ से, तो तिब्बत की तरफ से हो जाएगा बाबू क्या चीज और अगर पूछेगा कि भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से क्या हो जाएगा इतना क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि ये जो हमारा हिमालय है, ये वाली भाग जो कहलाएगी इधर, ये कहलाएगी पश्चिम, जबकि ये वाला क्या कहलाएगा पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। कितना क्लियर है? एक बार फिर से आते हैं, कल के क्लास में पिछले सेट 6 में मैंने ये बताया था कि ये अगर हिमालय है तो इधर का भाग पश्चिम कहलाता है, इधर का भाग पूर्व कहलाता है। ठीक, और ये पूछ लिया है कि कौन सा पर्वत शिखर सबसे पूर्व में है, यानी कि इधर वाले में सबसे पूर्व में कौन सा पर्वत शिखर है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नामचा बरवा असम, नामचा बरवा। ठीक है, ऑप्शन आप ये लगाएंगे डी नामचा बरवा। नामचा बरवा जो है आपको पड़ता है कहाँ पे, असम में, जबकि नंदा देवी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड और अरुणाचल इसमें भी आ जाएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, इसको आप अरुणाचल ही कर लीजिए। नंदा देवी ये ठीक है, उत्तराखंड, नामचा बरवा को अरुणाचल कीजिए, अरुणाचल, इतना क्लियर, अरुणाचल। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि कौन सा पर्वत शिखर सबसे पूर्व में है, तो हो जाएगा क्या चीज, नामचा बरवा। ठीक, नामचा बरवा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में, जबकि नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में है। ये कौन सा है, ये हिमालय है, इधर तिब्बत में जाएगा तो अवतल, भारत में आएगा तो क्या चीज, उत्तर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक, कि संविधान सभा में एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये सवाल तो आपको जहन में पूरी तरह रटा गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर संविधान सभा में एक सदस्य कितनी जनसंख्या पर, तो टोटल कितने पर, 10 लाख पर। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी कितना, एक सीट। अब आते हैं, संविधान सभा की बात कर रहा है। ठीक, अब देखिए एक बार फिर से, संविधान सभा में कुल सदस्य निर्वाचित हुए, यानी कि चुनाव जीत लिए, निर्वाचित हुए, तो वैसे में जो संख्या होगा वो होगा कितना, 389। क्लियर है, 389। लेकिन अगर मैं पूछूं कि संविधान सभा के सदस्य जो संविधान पर
हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किए, तब कितना हो जाएगा? ये भी तो सवाल हो चुका है ना, ये भी हो चुका है। और तब हो जाएगा 284, यानी कि 284 जो है लोग वो क्या किए थे? संविधान बनने पर उसका क्या किए थे? हस्ताक्षर किए। ठीक है, 284। आगे बढ़ जाते हैं, अब आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिएगा, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ये तो हर कोई जानता है ना, ये पूरे भारत की लगभग हर एक बच्चे जानते होंगे कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। लेकिन मैं कह दूंगा कि संविधान सभा की पहली बैठक में पहली बैठक में महिला थी। ठीक है, तब इसका उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर यही रहने वाला या फिर उत्तर बदल जाना है? ठीक है, तो कह रहा है कि संविधान सभा की जिस दिन पहली बैठक होती है उस दिन महिलाओं की जो संख्या थी मात्र कितनी थी? 10। लेकिन सवाल फिर पूछेगा कि संविधान सभा की महिलाएं जो संविधान पर हस्ताक्षर किए या अंतिम दिन बैठक में भाग, तब फिर क्या हो जाएगा? इसका भी तो उत्तर बदलने वाला है। भाई, महिला है कुछ भी कर सकती है, स्त्री है कुछ भी कर सकती है। देखिए ना, संख्या कितना था? 15। पहले दिन आए कितना? 10। और जिस दिन हस्ताक्षर की बात आई तो वो क्या हो गई? 8। एक्चुअली मैं आपको एक थोड़ा कंटेंट बताता हूँ। ठीक है, कि अगर आप सड़क पर बाइक, स्कूटी या फिर 30 स्पीड से गाड़ी लेकर जाते हैं तो अगर जानवर आ गया, ठीक है, तो लगभग हम लोग बच के निकल जाएंगे। एक छोटा बच्चा आ जाएगा तो भी काट के निकाल लेंगे। जब एक पुरुष आएगा तो या तो वो समझदार होगा तो पीछे हट जाएगा। लेकिन अगर बीच सड़क पर एक महिला आ गई ना, महिला नहीं मरेगी, आपका मरना निश्चित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सोच लो, वो फुली डिसाइडेड नहीं होती है कि आगे जाना है या पीछे जाना है, तो जाके आगे आ जाएंगे, पीछे काम खत्म। ठीक है, उतना ही में टाइट फिश। ठीक, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, महिला है कुछ भी कर सकती है, तो महिलाओं की संख्या शुरू में थी कितनी? 15। पहले दिन आती है कितनी? 10। लेकिन अंतिम दिन आती है कितनी? 8। और संविधान पर हस्ताक्षर कितनों का होता है? 8। चलिए, इतना क्लियर हो गया। आगे फिर हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे में अब आते हैं नेक्स्ट कि संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा के चुनाव से या फिर कुछ और भी एक टॉपिक है, और टॉपिक यही है, इसमें भी एक सवाल बनेगा कि संविधान सभा में सर्वाधिक महिला किस राज्य से थी? लीजिए, आ गया ना सवाल। अब लगा सर्वाधिक महिला किस राज्य की थी, तो जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी लगभग वहीं से उठ के आ जाएंगे। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, सोचने लायक है। अगर ऑप्शन बना तो हो जाएगा क्या चीज? यूपी। इतना क्लियर है? यूपी। और यहां से टोटल कितनी महिलाएं आई थी? तो 5। देख रहे हैं, 15 में से 5 महिलाएं, ठीक है, यानी कि 1/3 लगभग वहीं का है। ठीक है, 5 महिलाएं कहां से है? यूपी से। ठीक, नेक्स्ट आते हैं संविधान सभा में
एकमात्र SC महिला, यानी कि पिछड़ी जाति का ये महिला थी, पिछड़ी जाति की महिला थी, ठीक है। इनका नाम था दक्षयानी वेलायुधर, ठीक है। संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। पहले दिन आती कितना है? 10। अंतिम दिन कितनी आती है? 8। संविधान पर हस्ताक्षर कितना होता है? 8। लेकिन किस राज्य से सबसे अधिक? यूपी, और वो भी कितना? 5। लेकिन इसी महिला में एक महिला जो है वो एससी कैटेगरी की है, उनका नाम क्या है? दक्षयानी वेलायुधर। एक सवाल और काफी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला, उनका नाम है बेगम इजाज रसूल। इतना क्लियर है। 3 नाम आज हम लोग देखेंगे, 3 नहीं 2 ही नाम देखे हैं। एकमात्र एससी महिला दक्षयानी वेलायुधर और मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर के तरफ। कह रहा है कि संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों को कम आंका। बिल्कुल भाई, कम आंका, लेकिन यह जो कथन था वो किस व्यक्ति का था? क्वेश्चन इसने ये पूछ लिया, यह जो कथन था वो किस व्यक्ति का था? सवाल ये पूछ लिया, ठीक। आते हैं, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, लगाएंगे ऑप्शन आइवर जेनिक्स, ऑप्शन लगाएंगे डी, आइवर जेनिक्स, ठीक है। देखिए, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के बारे में कुछ कहा है, ठीक है। जैसे केसीवीएल, ये भी कुछ शब्द इन्होंने बोला था। चलिए ठीक है, बताते हैं। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। हाँ चलिए, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों को कम करके आंका। यह कथन किसका था? तो आइवर जेनिक्स का। बात कर रहा है कि संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों को, ठीक है, अल्पसंख्यक मतलब समझते हैं जिनकी संख्या बिल्कुल कम न करने हो। अभी भारत में जैसे कि अगर मैं कहूँ EI एंग्लो इंडियन, तो ये बिल्कुल किसमें आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ निकलेगा। चलिए यहाँ से कुछ नहीं, इसका उत्तर लगा लीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इनडायरेक्टली ये सवाल जो है थोड़ा सा घुमाने की इसने कोशिश की है, ठीक है। कि इसने कहा क्या है कि संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन, यानी कि जब उद्घाटन हो रहा था, जिस दिन पहली बार सबको बुलाया गया था, ठीक है, जिस दिन पहली बार बुलाया गया था उस दिन अध्यक्षता किया किसने? यानी कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार लोग आते हैं कितनी तारीख को? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद एक तीसरी बैठक होती है कब? 13 दिसंबर 1946 को। इतना तो पता है। लेकिन जिस दिन 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ, यानी कि जिसे उद्घाटन हो रहा था, उस दिन कौन व्यक्ति अध्यक्ष बना? कौन व्यक्ति? तो वैसे में हो जाएगा ऑप्शन क्या चीज? ये ऑप्शन उल्टा हो गया ना, ऑप्शन उल्टा हो गया। देखिएगा, ए के बाद C, B, D ऐसे दे दिया है, जबकि ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ये हमारा उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। चाहे जिसमें भी हो आप लगा लीजिएगा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। इस दिन देखिए कौन आते हैं, इस दिन आते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इस दिन कौन आते हैं? राजेंद्र प्रसाद।
इतना क्लियर है। ये जिस दिन चुने गए थे बाबू ये थे अस्थायी, लेकिन ये जिस दिन चुने गए ये बन गया क्या चीज अस्थायी। और एक बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि जो दोनों व्यक्ति बने, जो दोनों अध्यक्ष बने वो ठहरे क्या चीज बिहारी, वो ठहरे बिहारी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दस नंबर कितने मिनट का हो गया रिकॉर्डिंग? 40 एक पेज स्टॉप हो जाएगा खुद ब खुद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है वो कहलाता है क्या चीज क्रिस्टी। ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन लगाएंगे ए, ऑप्शन लगाएंगे ए क्रिस्टी, क्रिस्टी। ठीक है, अगर आपको इमेज दिख रहा होगा तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का ये सब जो ये वाली जो भाग है इसी में बसे हुए क्या चीज क्रिस्टी। ठीक है, ये इसी के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए माइटो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज और एक शब्द पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया, शब्द क्लियर। तो जब खोज किया तो वैसे में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने, अल्टमैन। इतना क्लियर है। लेकिन जो शब्द दिया वो दिया किसने? सी बेंडा ने। ठीक है, अब यहाँ से एसएससी का सवाल ये पूछा जा चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की गई है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की गई है? तो 1886 लिख लीजिएगा, 1886। ठीक है, थोड़ा देखिएगा ये जो साल है, ये जो वर्ष है, इस पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा विवाद है। कभी कभार 70 देता है, कभी कभी 86 देता है। ठीक ना? चलिए आप इसको थोड़ा सर्च करके एक बार देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। कहीं कहीं 1886 में मिलता है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बोलते हैं बाबू कोशिका का ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। फिर एक सवाल बनेगा कि कोशिका का श्वसन केंद्र, श्वसन केंद्र तब हो जाएगा क्या चीज? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अब जो सवाल बनेगा वो आपको कहीं पता नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि वो पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ इसके डिस्कशन करने से। सवाल की प्रकृति भी चेंज हो जाएगी, ठीक है, उत्तर भी चेंज होने वाला है। चलिए यहां पर आते हैं। अगर पूछेगा क्या होगा? अगर पूछेगा कि कोशिका का श्वसन केंद्र कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन किस व्यक्ति ने या किसने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया सांस लेती या सांस लेती? किस व्यक्ति ने बताया? तो व्यक्ति का नाम है क्या चीज? किंग सबरी। ठीक है, व्यक्ति का नाम है क्या चीज? किंग सबरी। ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, किंग सबरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। लेकिन नाम दिया है किसने? सी बेंडा ने। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को। किस व्यक्ति ने यह बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया सांस लेता है? किंग सबरी ने। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया में
70S राइबोसोम होते हैं। लेकिन कोई यहाँ पर ये भी बताएगा क्या कि इस S को हम लोग किस चीज से डोनेट करते हैं, या जो S है वो क्या चीज है, ठीक है। तो S पर होता है स्वेल बर्ड यूनिट, स्वेल बर्ड यूनिट। जैसे एक तो हो गया 70S जो है, 70S जो है वो होता है बाबू प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा जीव है तो वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। माइटोकॉन्ड्रिया जीव होने के बावजूद सांस भी लेता है, यह बात किसने बताया, किंग सबरी ने। लेकिन अगर मैं कह दूंगा कि ATS, तो ATS होता है किसमें, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में होता है, में होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं लिखूं कि माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बना होता है, तो देख लीजिए किस चीज का, क्रोमेटिन, DNA और विटामिन। अच्छा, क्रोमेटिन इसका भाग है, चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, DNA और विटामिन। DNA के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया, ठीक है, आगे भी इसका सवाल मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि जीव द्रव्य जीवन का एक भौतिक आधार है। यह कथन जो है वो किस व्यक्ति का है, यह जो कथन है वो किसका है, लगाएंगे हेक्सल, ऑप्शन लगाएंगे बाबू, इसमें C, ऑप्शन लगाएंगे C, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है, ऑप्शन लगाएंगे C। ऑप्शन लगा ली इसमें C। चलिए नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर। 12 कह रहा है कि DNA की द्विहेलिक्स पहली बार प्रस्तावित किया गया किसके द्वारा। आपको ये भी पता है ना, ये सवाल हो चुका है, मैंने पहले ही डिस्कशन में बता दिया था, क्या चीज, कि वाटसन एवं किसके द्वारा, क्रिक द्वारा। DNA का द्विकुंडलित संरचना, ठीक है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा। अगर मैं कहूँ कि DNA को प्रयोगशाला में बनाया, तो कौन है, HG DNA का प्रयोगशाला में कौन वर्ग, यहाँ पे लिखेगा कौन वर्ग, कौन वर्ग। चलिए ठीक है, DNA का फॉर्मूला, ये फुल फॉर्म, डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इतना क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे शरीर में गुणसूत्र का निर्धारण करने वाला कौन है, तो यह DNA, ठीक है। ये बन सकता है कि हमारे शरीर में गुणसूत्र का निर्धारण करता है कौन करता है, DNA। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का ये जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा जो शब्द है वो हेरफेर, ठीक है। इसको थोड़े से शब्द को हम लोग
अच्छे से बना लेते हैं। ये कैथोमीटर नहीं है, ये कैथोमीटर नहीं है, ये है फैदोमीटर। फैदोमीटर, और फैदोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ पर? समुद्र की गहराई पर। क्लियर है? समुद्र की गहराई पर। लेकिन अगर पूछेगा कि ऊंचाई पता करते हैं, समुद्र से किसी भी चीज का ऊंचाई पता करते हैं, तभी हो जाता है क्या चीज? अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर से ऊंचाई का पता करते। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता, ये क्या चीज हो जाएगा बाबू? डिसिबल। वर्षा, कितनी वर्षा हुई? रेन गेज। भूकंप का क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। भूकंप का सिस्मोग्राफ। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता, रिक्टर स्केल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। ये तो ऐसा यंत्र है जिसके लिए सबका आजकल होना जरूरी है। ठीक है, जैसे ही हमारे हाथ में मोबाइल आया, तो मोबाइल के साथ साथ एक चीज और भी चल के आया है, और वो आया है क्या चीज? झूठ। लेकिन ये झूठ आजकल सच बन गया है। मोबाइल फोन है, लोग पूछते हैं कहाँ रहते कहीं और है, बोलते कहीं कुछ और है। तो जैसे ही मोबाइल फोन आया, तो कहीं ना कहीं साथ में क्या आया? झूठ आया। तो इस मोबाइल फोन में आप मुझे ये बताएं कि इसमें से ये यंत्र जो है, जैसे कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता है झूठ पकड़ने का, तो ये यंत्र होना चाहिए कि नहीं आपके मोबाइल में? ठीक है, अगर ऐसा मोबाइल आ जाए ना, तो लोग इसी को खरीदना चाहेंगे, क्योंकि ये पता चलेगा कि कौन व्यक्ति मेरे से झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। ठीक है, चलिए एक सुन लीजिएगा। एक कथन है कि दो दोस्त थे, एक का नाम था झूठ और एक का नाम था सच। दोनों क्या हुए कि नहाने के लिए अपना जो वस्त्र है उतारकर तालाब में कूद पड़े। तो क्या हुआ कि सच तो अंदर ही था, लेकिन झूठ पहले ही बाहर निकल जाता है और सच का वस्त्र पहनकर बाहर चल जाता है। इसीलिए दुनिया में आज तक कहा गया है कि झूठ तो है, लेकिन ये जो वस्त्र पहना वो किसका है? सच का है। क्यों? क्योंकि लोग झूठ को ही सच मान रहे हैं। तो कोशिश ये करना है कि एक ऐसा इंसान बनिए जिसका एक बात हो तो बातों का पक्का। क्लियर है? चलिए, तो झूठ का पता किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है, और वो है क्या चीज? पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट को ना बहुत लोगों ने नाकाम करने की कोशिश भी की है। एक्चुअली ये नाकाम होता भी है, बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है। अगर वो आप इस पहलू पर काम कीजिएगा तो आप इसको भी मात दे सकते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट को। अगर किसी को अभी पॉलीग्राफ टेस्ट कराना होता है, तो सबसे पहले हम उसे निषेधक की दवाइयाँ देते हैं। सबसे पहले उसे बेहोश करते हैं, ताकि उसका जितना भी आंतरिक नसें हो वो काम करना बंद करे धीरे धीरे। और यह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए ना हमें कहीं ना कहीं कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है। विदाउट कोर्ट आदेश का हम पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये लगा लीजिएगा। नेक्स्ट 50 नंबर कह रहा है कि किसके ऊपर भाप गुजरने से कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी, कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। वैसे में आप लोग लगा लीजिएगा, इसका उत्तर होने वाला है एल्यूमिनियम। इस पर आने से कोई भी उसकी प्रक्रिया नहीं होती है, कोई भी भाप गुजर जाए। ठीक है, एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है, सोडियम है, लोहा। ठीक है, चलिए इतना तक डिस्कशन हो रहा है, आप लोग ये देख लीजिएगा। ये पूरा पीडीएफ भी तैयार हो चुका है। ठीक, अब आते हैं, ये जो सीरीज था वो सीरीज नंबर कितना? 7 था। आगे हम लोग 8 के लिए इंतजार करेंगे, और कोचिंग पे आने के बाद आप अपना पेपर जो है 8 नंबर का जो सीरीज का जो क्वेश्चन पेपर है आप लोग अपना कलेक्ट कर लीजिएगा। इसी डिस्कशन के थ्रू हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ते रहेंगे, हमेशा बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।